सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग। तो आइए आज के जो वीडियो हैं वो आज का जो वीडियो है, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था झारखंड पॉलिटेक्निक के बारे में, या आप ऐसा भी कह सकते हो। बेसिकली मैंने उस वीडियो को नाम तो झारखंड पॉलिटेक्निक से दिया है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो हर स्टेट का जो अपना पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम होता है सब में कमोबेश उसी टाइप का क्वेश्चन आता है और वही सिलेबस होता है। तो आज जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं उसके सिलेबस के अकॉर्डिंगली। फिज़िक्स सबसे पहले जो फिज़िक्स सब्जेक्ट को मैंने आज लिया है, और फिज़िक्स में हम लोग अभी 30 MCQs क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो जनरल फिज़िक्स बेसिकली लेंगे, जिसमें क्या है सारे चैप्टर्स का ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा करके क्वेश्चंस रहेगा, क्योंकि एक एक चैप्टर को पढ़ाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, और इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेन टॉपिक्स है और जो मेन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस है उसको मैं कवर कर सकूँ, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए और ध्यान से उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इवन कि अगर आपके सामने वो क्वेश्चन आए तो उसको देखिए और कोशिश करिए उसके आंसर को खुद से करने का, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट सम क्वेश्चंस, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून। क्या पूछा है कि जी का जो वैल्यू होता है मून के सरफेस पे, मतलब जी यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो सरफेस ऑफ मून पे क्या है, लेस देन दैट ऑफ अर्थ। क्या वो अर्थ के ग्रेविटी से कम है, मतलब अर्थ पे जितना ग्रेविटी है उससे कम है, या ये पहला ऑप्शन बोला है मोर देन दैट ऑन द अर्थ, या फिर अर्थ पे जितना है उससे ज़्यादा है, इज़ मोर देन द अर्थ। ये सेम ही चीज़ है, इज़ मोर देन द अर्थ मतलब अर्थ से ज़्यादा है। नन ऑफ दिस, ये तो रहेगा ही अप्रॉक्स जितने भी क्वेश्चंस में आप देखोगे तो एक ऑप्शन ये नन ऑफ दिस रहता है। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, लेस देन दैट ऑन द अर्थ। क्यों? क्योंकि अर्थ पे जो है ना, अर्थ पे जो मान लीजिए अगर ग्रेविटी जी है तो यही चीज़ मून पे कितना हो जाता है, g/6। क्या हो जाता है, g/6। इसीलिए मतलब आप सिंपल भाषा में समझो तो अगर अर्थ पे ग्रेविटी है 9.8, जिसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 10 मानते हैं, तो वहाँ पे जो है ना 10/6 हो जाएगा ग्रेविटी। कितना हो जाएगा, 10/6। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, लेस देन दैट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। मतलब आपके पास एक रिलेशन दिया हुआ है और आपको बताना है कि इसमें कौन सा रिलेशन करेक्ट है। तो क्या है देखिए क्या दिया हुआ, g इज इक्वल टू gm/r², g इज इक्वल टू r²/gm, gm/r एंड r/gm। सबसे पहले तो आप समझिए कि ये चीज़ वैल्यूज़ किसका किसका दिया हुआ है। तो मैं आपको एक ऑप्शंस को लेके समझा देता हूँ। यहाँ पे स्मॉल g जो है ना वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिनोट कर रहा है, और ये कैपिटल G जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिनोट कर रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसके आगे जो रेस्पेक्टेड यूनिट है वो लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो कहने का मतलब gm, तो ये हो गया, m क्या हो गया, मास ऑफ अर्थ हो गया, और r जो है यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, ये भी डेटा आपको जरूर याद रखना चाहिए। रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो है 6400 किलोमीटर्स, है ना। मतलब रेडियस ऑफ अर्थ अगर देखा जाए तो कितना है, 6400 किलोमीटर। तो बोला गया है कि इसमें से कौन सा जो रिलेशन है वो करेक्ट रिलेशन है। तो देखते हैं पहला जो रिलेशन है, एक्सक्यूज मी, g इज इक्वल टू gm/r², दूसरा क्या है, g इज इक्वल टू r²/gm, और तीसरा क्या है, gm/r और r/gm। तो इसमें जो है ना मेन जो रिलेशन है वो आपका करेक्ट रिलेशन अगेन ऑप्शन ए है, g इज इक्वल टू gm/r²। अब आइए, द वैल्यू ऑफ g इज मैक्सिमम, मतलब g का जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें ऑप्शंस क्या क्या दिया हुआ है, एट पोल, एट इक्वेटर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। यहाँ पे नॉट का मतलब क्या है, नन ऑफ दीज। अच्छा, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन आ सकता है कि द वैल्यू ऑफ जी इज 0 एट विच पोजीशन। तो उसमें ये चीज़ हो सकता है एट पोल, एट इक्वेटर, एट सेंटर ऑफ द अर्थ, और चौथा ऑप्शन क्या हो सकता है, नन ऑफ दीज। तो ये भी एक मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से। मतलब जी जो है ना, जी का वैल्यू 0 कहाँ पे होता है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है। तो आप आंसर क्या दीजिएगा, एट सेंटर ऑफ द अर्थ। कहाँ पे, एट सेंटर ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के सेंटर पे जो है ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 0 होती है। सेंटर ऑफ अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। चलिए अब ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट पोल, इक्वेटर, बोथ ए एंड बी, नॉट। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर,
तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, एट पोल होना चाहिए। तो क्या इसका आंसर एट पोल है या बोथ ए एंड बी है? तो देखिए ध्यान से देखते हैं, तो जो इसका आंसर आएगा वो एट पोल ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा एट पोल होना चाहिए, या एट इक्वेटर भी हो सकता है, नहीं एट पोल होगा। क्या होगा, एट पोल। अब ये जो जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, 1 2 3 4, ये 3 क्वेश्चन जो हम लोगों ने देखा, और एक सेंटर ऑफ अर्थ पे ग्रेविटी की वैल्यू 0 होती है, तो आप कंसीडर कर लो 4 क्वेश्चन। वो चारों क्वेश्चन ग्रेविटेशन का है, चैप्टर ग्रेविटेशन जो है वो क्लास 9 का टॉपिक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लेंस फार्मूला इज, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, लेंस फार्मूला क्या होता है? तो अगर आप ध्यान से देखें तो लेंस फार्मूला जो होता है वो होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया लेंस फार्मूला। तो पहले आप चेक कर लो कि क्या ये ऑप्शन में गिवन है। तो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ये फर्स्ट ही ऑप्शन है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। दूसरे ऑप्शन को देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पार्ट देख लेते हैं। यहाँ v जो होता है ना वो इमेज डिस्टेंस होता है, u जो होता है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, और f जो है वो क्या होता है आपका फोकल लेंथ होता है। क्या होता है, फोकल लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट देन कम टू द लास्ट क्वेश्चन, मतलब इस सेगमेंट का जो आखिरी क्वेश्चन है वो क्या है देख लेते हैं। द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, रेटिना। तो हमेशा याद रखिए ह्यूमन आई जो है ना अपना जो इमेज बनाता है वो ऑलवेज रेटिना पे बनाता है। कहाँ बनाता है, रेटिना पे। प्यूपिल क्या होता है, जो वाइट स्ट्रक्चर होता है, आइरिस जो ब्लैक स्ट्रक्चर होता है, कॉर्निया जो पीछे वाला स्पेस होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इमेज ऑलवेज फॉर्म्स एट रेटिना। तो इस तरह से जो लास्ट के 2 क्वेश्चन थे वो किसके थे, चैप्टर लाइट जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आता है, और क्या आता है, ह्यूमन आई। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उस पर ध्यान से देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए अब जो है ना 5 क्वेश्चन तक तो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बताया था, लेकिन अब क्या है कि क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग ना जो डायरेक्ट आंसर होगा उसको हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर आप एग्जाम में भी अगर जब आप टिक करते हो तो आप करेक्ट ऑप्शन को ही टिक करते हो, तो बेसिकली आपको क्या याद रखने की जरूरत है, राइट ऑप्शंस। तो जैसे क्या दिया होता है, SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस इज, मतलब पावर ऑफ अ लेंस का जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है, डायोप्टर होता है। क्या होता है यहाँ पे, डायोप्टर। लेंस का जो पावर होता है उसको क्या बोलते हैं SI यूनिट में, डायोप्टर बोलते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ जो है जो कि सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है वो क्या कहता है, उसका स्टेटमेंट क्या है। तो चलिए मैंने यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर, म्यू इज इक्वल्स टू साइन आर बाई साइन आई, म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई इंटू साइन आर, और डी क्या है, नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले तो समझिए म्यू जो है यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो किसके बराबर होता है, साइन आई बाई साइन आर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस बाई साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसके बराबर होता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा, साइन आई बाई साइन आर। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ अ मिरर इज नोन एज व्हाट, फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं उसको, फोकल लेंथ। तो ये आपका जो ये वाला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि फोकस क्या होता है, वो पॉइंट होता है जहाँ पे सारे रेज आकर के क्या करते हैं, मीट होते हैं, ठीक है। मैग्निफिकेशन अलग ही चीज़ हो जाता है, नन ऑफ द दीज का कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू, अब पावर ऑफ लेंस जो है ना वो किसके बराबर होगा, तो फॉर्मूला होता है फोकल लेंथ का जो रेसिप्रोकल होता है उसको पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। तो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल कौन सा है, ये वाला है, 1/f। तो 1/f इज द, f इज ऑल्सो नोन एज पावर ऑफ लेंस। तो ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/f, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायोप्टर बोलते हैं, SI यूनिट। विच पार्ट ऑफ आई कैन बी डोनेटेड आफ्टर डेथ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बुक में मेंशन नहीं रहता है। क्या नहीं रहता है, हम लोग को जरूर पढ़ाया जाता है पावर ऑफ लेंस एंड समथिंग, तो लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये मतलब बुक में नहीं लिखा हुआ रहता। तो क्या लिखा हुआ है, विच पार्ट ऑफ आई कैन बी डोनेटेड आफ्टर डेथ, मतलब आपके मरने के बाद या हमारे मरने के बाद अगर हम लोग को अपने बॉडी पार्ट्स डोनेट करना हो तो आई का कौन सा पार्ट डोनेट किया जाता है, तो आंसर इज कॉर्निया। हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉर्निया डोनेट कर सकते हैं। मतलब अगर आप मतलब एक एज में आकर मर रहे हो और आपकी आँख की जो मतलब देखने की जो शक्ति है वो अगर सही है तो वो आपका आँख किसी और के आँख के लिए हेल्पफुल
हो सकता है। ठीक है, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। गौतम गंभीर जो है, जो कि क्रिकेट का बहुत बड़ा खिलाड़ी था एक टाइम पे, अभी भी वो खेलता है कभी कभी, तो उसने क्या किया, क्या करा हुआ है, उसने अपने पूरे बॉडी ऑर्गन्स को डोनेट कर दिया है। मतलब क्या है कि जब वो मरेगा तो उसके सारे पार्ट्स को क्या करेंगे, डॉक्टर लेके जा सकते हैं। तो ये आप और हम दोनों लोग कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, ये अच्छी बात है, करना चाहिए। अगला क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन जो छूट गया था, द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज, करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, तो करंट का एसआई यूनिट एम्पियर होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको साथ साथ 3-4 यूनिट बता देता हूँ। करंट का एसआई यूनिट एम्पियर होता है, वोल्टेज का एसआई यूनिट, पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट वोल्टेज होता है। समझ लीजिए, जैसे करंट का एम्पियर है तो पोटेंशियल डिफरेंस का क्या हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा। उसके बाद रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओम। ठीक है, और रेजिस्टिविटी का क्या हो जाता है, ओम मीटर। क्या हो जाता है, ओम मीटर। तो ये 3-4 चीज़ जो है ना एसआई यूनिट में आपको जरूर याद रखना चाहिए। प्लस कौन कौन चीज़ से कौन कौन सा चीज़ मेज़र होता है। करंट को किससे मेज़र किया जाता है, अमीटर से। वोल्टेज को किससे मेज़र किया जाता है, वोल्ट मीटर से। और उसके बाद रेजिस्टेंस तो ओम में ही यूज़ होता है। तो ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। गैल्वेनोमीटर और अमीटर में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो गैल्वेनोमीटर जो है ना करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और अमीटर जो है करंट की रीडिंग को नोट करने के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब मेजरमेंट होता है उससे। ठीक है, अब आइए आगे। विच लाइट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, वाइट लाइट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, वाइट लाइट को हम लोग क्या कह सकते हैं। तो देखिए बहुत सारे टाइप के ऑप्शन आ सकते हैं आपके पास, मोनोक्रोमैटिक, डाइक्रोमैटिक, पॉलीक्रोमैटिक या नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले इसको क्या बोला गया है, पॉलीक्रोमैटिक। पॉली शब्द का मतलब क्या होता है, मतलब बहुत सारा, मतलब। और आपको पता है कि व्हाइट लाइट इज अ कम्बिनेशन ऑफ 7 लाइट्स। विबग्योर आप पढ़े हो, या फिर जो भी आप जब आप व्हाइट लाइट को एक प्रिज्म से पास करवाओगे तो वो अपने कंस्टिट्यूएंट कलर में ब्रेक हो जाता है, तो वो 7 कलर्स का मिक्सचर होता है। तो इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, पॉलीक्रोमैटिक लाइट। पॉली मतलब बहुत सारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज कॉज्ड बाय, जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का फेनोमेनन है वो किसके वजह से होता है, तो ये होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के वजह से। किसके वजह से होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ मैं पूरा लिख देता हूँ, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आ रहा है। अगला क्वेश्चन है कि फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने लिख दिया, वैसे यहाँ पे होगा कि विच ऑफ दिस इज नॉट द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो मैं आपको डायरेक्ट इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P = VI। पहला क्या हो गया, वोल्टेज इंटू करंट। अब और एक फॉर्मूला क्या बन सकता है इसके आधार पे, I² R कहाँ से आया, तो वो समझ लीजिए। जैसे कि क्या है ना कि V जो है ना, V बराबर क्या होता है, समझिए ध्यान से, V = होता है IR। तो अगर आप इस V के जगह IR लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, I² R हो जाएगा। तो आपको 2 फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है, P = VI एंड देन I² R। लास्ट क्वेश्चन जो है, मतलब इस सेगमेंट का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए, विच ऑफ दीज इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी की। इसमें से कौन सा, जो मान लीजिए ऑप्शंस दिया रहेगा, आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है कि वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले वेक्टर क्वांटिटी को समझ लेते हैं। क्या होता है, ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, साथ साथ उसका एक डायरेक्शन हो, तो उस क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और इसके अलावा एक कौन सा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, ऐसा क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, मतलब उसका एक सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे स्पीड है, जिसमें सिर्फ हम लोग किलोमीटर्स देखते हैं। टाइम, जिसमें आप 2 बज गया, 3 बज गया, 5 बज गया, 6 बज गया, 12 बज गया, दीज ऑल आर मैग्नीट्यूड्स। सिमिलरली टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 273 डिग्री केल्विन। तो ये सारा चीज़ जो है ये किस में आएगा, स्केलर क्वांटिटी में आएगा। वेक्टर क्वांटिटी में क्या क्या आ सकता है, फोर्स आ सकता है, प्रेशर आ सकता है, डिस्प्लेसमेंट आ सकता है, वेलोसिटी आ सकता है, मोमेंटम आ सकता है। तो ये सारा चीज़ क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़ है। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है ना वो क्या है, द स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स। तो मतलब स्लोप जब आप बनाओगे स्पीड टाइम ग्राफ का तो उससे आपको क्या मिलेगा, तो स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ जो होता है ना वो ऑलवेज क्या देता है, आपको एक्सेलरेशन देता है। क्या देता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वैसे फॉर्मूला क्या हो जाता है
फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, और इसका एसआई यूनिट अगर आप ध्यान से देखो तो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कुछ चीज़ें जो आपको इन्फॉर्मेशन जो मिल रहा है आपको, उसको जरूर आप साइड में नोट करिएगा। देखिए यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन क्या है, द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन, इनर्शिया क्या होता है, द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। मतलब कहने का मतलब क्या है, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है या कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो खुद ब खुद वापस से रेस्ट में या वापस से मोशन में नहीं आ सकता है। तो ये इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, तो मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है, किसी भी बॉडी के मास के ऊपर इनर्शिया डिपेंड करता है। उसके बाद कितने टाइप्स का इनर्शिया होता है, तो इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। वैसे इसमें क्वेश्चन ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन। अब मान लीजिए आपको इक्वेशन ऑफ मोशन पता ही नहीं है तो आप करेक्ट रिलेशन कैसे जस्टिफाई कर पाओगे। तो आइए देख लेते हैं कि करके। पहला जो है वो क्या है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। बहुत सारे बुक्स में ऐसा भी लिखा हुआ होता है, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप उसको लिख सकते हो आराम से, या फिर मैं तो बोलूँगा ऐसे मत ही लिखो। क्या मतलब है ऐसे लिखने का, डायरेक्ट लिखो वी स्क्वायर इज इक्वल माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ठीक है, तो इसमें v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a जो है एक्सेलरेशन है, और t जो है वो टाइम टेकन। एक्सप्रेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या स्टेटमेंट है, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोवाइडेड जो कंडीशंस होता है, फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये कहता है दैट इज v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और वहाँ पे R क्या होता है, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, तो v इज इक्वल्स टू आई आर जो होगा वो उसका करेक्ट एक्सप्रेशन होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, द रॉकेट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, और इससे न्यूमेरिकल जरूर आ सकता है कि रॉकेट जो है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे काम करता है। अच्छा, कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकता है। 1 kgf का मतलब कितना होता है, 10 न्यूटन। 1 kgf इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन। सिमिलरली 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू क्या होता है, 10 टू द पावर 5 डाइन। 1 जूल इज इक्वल्स टू क्या होता है, 10 टू द पावर 7 अर्ग। नाउ न्यूटन जो है वो SI यूनिट है, डाइन जो है वो CGS यूनिट है। सिमिलरली जूल जो है वो SI यूनिट है, और अर्ग जो है वो CGS यूनिट है। नाउ कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज। तो कमर्शियल यूनिट का मतलब जो आपके घर में बिजली रीडिंग होता है, मीटर रीडिंग होता है ना, उसमें जो आप मीटर देखते हो 1 2 3 4 5 के नंबर्स में जो लिखे हुए रहते हैं, वो कमर्शियल यूनिट ऑफ जो एनर्जी होता है वो क्या होता है, किलोवाट आवर होता है। तो बिजली रीडिंग जो आप देखते हो ना 1 2 3 4 5, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, kWh। मतलब वो कितना उसमें रीड हो रहा है उसको क्या बोला जाता है, किलोवाट आवर। उसकी वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 वॉट। एक बार आप इसको क्रॉस वेरिफिकेशन जरूर कर लीजिएगा इसके वैल्यू को। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, SI यूनिट। तो वर्क का भी जो SI यूनिट होता है वो जूल होता है, एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, अगेन जूल होता है, और वेट का भी क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, बट इसमें क्या है कि वेट का ऐसा यूनिट न्यूटन क्यों होता है, तो द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। मतलब एक ऐसा फोर्स है, अर्थ की ग्रेविटी जो होती है वो कितने फोर्स के साथ किसी ऑब्जेक्ट को खींच रही होती है, उसी को हम लोग वेट बोलते हैं। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ग्रेविटेशनल पुल इज नोन एज व्हाट, वेट। ठीक है, अब आ जाइए आगे, फुल फॉर्म ऑफ सोनार। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। बेसिकली ये कहाँ काम किया जाता है, इसका वर्क कहाँ पे है, तो सबमरीन्स में होता है। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे काम करता है। मतलब ये एक सिग्नल सेंड करता है, और अगर ऑब्स्टेकल है या कोई भी चीज़ अगर सामने है तो वहाँ पे जा करके सिग्नल क्या होता है, टकराता है, मतलब वहाँ से बाउंस बैक होकर रिटर्न आता है। उससे एग्जैक्टली सामने सबमरीन्स में पता चल जाता है कि सामने अगर कोई ऑब्स्टेकल है तो उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये काम करता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे, या इको पे कह सकते हो आप।
एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 100 वाट बल्ब इन 1 मिनट। ये 100 वाट बल्ब क्या होता है? तो जो आप येलो बल्ब देखते थे पहले ज़माने में जो बल्ब चलता था, तो उसी को अब तो खैर एलईडी आ गया है तो लोग ये सब चीज़ अब यूज़ नहीं करते हैं, बट फिर भी 100 वाट का बल्ब 1 मिनट में कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा? तो सबसे पहले आप मिनट को कन्वर्ट कर लो किसमें, सेकंड में, और मल्टीप्लाई कर दो पावर इनटू टाइम। तो पावर इनटू टाइम जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 100 इनटू अगर आप 60 करते हो तो कितना हो जाएगा, 6 1 2 3 तो 000, दैट मीन्स 6000 जूल। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग अर्थक्वेक। साउंड जब अर्थक्वेक जब आता है तो जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो किस टाइप का साउंड होता है? क्या वो इंफ्रासोनिक साउंड होता है, क्या वो अल्ट्रासोनिक साउंड होता है, या फिर वो ऑडिबल रेंज का साउंड होता है? तो सबसे पहले समझना है कि ये तीनों रेंज क्या होते हैं। तो ऑडिबल रेंज जो होता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज के बीच का रेंज होता है। अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होता है? जो 20 किलो हर्ट्ज से अबव का रेंज होता है। इंफ्रासोनिक क्या होता है? जो बिलो 20 हर्ट्ज होता है। तो अर्थक्वेक का जो साउंड है वो क्या है? इंफ्रासोनिक, दैट इज बिलो 20 हर्ट्ज। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि अगर मान लो सीरीज कनेक्शन है तो उसमें इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा? तो सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस। अगर यही क्वेश्चन पैरेलल के लिए आ जाए तो क्या लिखेंगे? 1/Rp इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/Rn। तो ये दोनों जो है सीरीज कनेक्शन के लिए है और ये पैरेलल कनेक्शन के लिए है। दोनों के केसेस में ऐसा यूनिट ओम ही रहेगा। तो आई होप मैंने ये 30 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको बताया है, और आगे जो वीडियो बनेगा उसमें हम लोग केमिस्ट्री और मैथ्स को टच करेंगे। उसके बाद फिर मैं अगले कम से कम मैं आपको 100 क्वेश्चंस तीनों का बताऊंगा। तो इस वीडियो में भी हम लोग इतना ही रखते हैं, और जल्दी से वीडियो को वॉच करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जो भी फीडबैक है अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक प्लीज़ दीजिए। और तब तक के लिए बी सेफ, हैव अ गुड डे।